तो आज हम देखने वाले हैं यूआरएल स्ट्रक्चर और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूआरएल क्या है और इसके कॉमन प्रॉब्लम, और ये यूआरएल 200 क्या होता है, 301, 302 और 404 यूआरएल क्या होती है, और 500 यूआरएल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूआरएल, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यूआरएल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक यूआरएल है जिसमें लिखा है https और example.com/seo URL ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें कुल मिलाकर 3 पार्ट है। तो सबसे पहले https, जिसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक डोमेन है, और थर्ड है स्लग। तो 3 चीजें हमें मिल गई एक यूआरएल, जिसमें प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है और स्लग होता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉमन यूआरएल प्रॉब्लम्स। ओके। जिसे हमें पता है कि यूआरएल से गूगल को हिंट मिल जाती है कि ये पेज किसके बारे में होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर स्लग में लिखा है यूआरएल एसईओ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है कि जब इस लिंक को ओपन करेंगे, वेब पेज ओपन होगा, तो वहां पर जो कंटेंट लिखा होगा या कंटेंट जो होगा वो एसयू यूआरएल के इर्द गिर्द होगा। ठीक है। यहाँ से इतनी चीजें पता चल रही हैं। अब हम जो सेकंड पॉइंट है उसको लेके चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम लेके बताएं। जब भी आप यूआरएल बनाते हो तो आप ध्यान देना, यदि आप सर्विस पेजों के लिए यूआरएल बना रहे हो तो उसमें मेक श्योर उसमें कीवर्ड आए प्लस लोकेशन आए, ताकि उस यूआरएल से क्रॉलर को पता चल जाए कि ये पेज किस बारे में होगा और उसकी ऑडियंस क्या हो सकती है लोकेशन के हिसाब से। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके चले example.com/digital-marketing, या इसे हम हाइफन भी बोलें। ओके। डिजिटल मार्केटिंग हाइफन मार्केटिंग हाइफन एजेंसी हाइफन मुंबई। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये आपका एक कीवर्ड हुआ, और उसका जो ऑडियंस होगी, है ना, इस पेज को देखने के लिए, या जो कंटेंट लिखा जा रहा है किन ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा है, जहां पर मुंबई ऑडियंस रहती है, मुंबई में लोग रहते हैं, उनके लिए ये कंटेंट लिखा जा रहा है। तो क्रॉलर को यहाँ से 2-3 चीजें पता चल रही है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए बेहतर होगा, ताकि वो तो ये कंटेंट सिर्फ मुंबई के लिए रैंक होगा, और आप भी चाहते हो कि ये कंटेंट मुंबई के लिए रैंक हो। तो ये विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। आगे हम चलें कि और क्या चीजें आप जब आप बनाते हो यूआरएल उसमें ध्यान देना है। ज्यादा लंबा यूआरएल नहीं हो, इसको आप पॉइंट करके रखना। छोटा यूआरएल हो और सिंपल हो, शॉर्ट हो। इसके बाद स्टॉप वर्ड्स का यूज ना हो। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? जब आप स्टॉप वर्ड्स देखते हो, जैसे कि इन हो गया, द हो गया, ऑन हो गया, और हो गया, और फिर इसके बाद कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जहां पर गूगल इन वर्ड्स को समझ पाता है, और यूआरएल में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इन वर्ड्स को स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। तो आपको यूज नहीं करना है अपने यूआरएल में। एग्जाम्पल हम देखें, example.com/द बेस्ट गाइड फॉर एसईओ इन 2026। तो इसमें से जो आपका स्टॉप वर्ड्स है वो द है और ये फोर है। तो यदि आप इन दोनों को हटा दोगे तो ये बेस्ट एसईओ गाइड 2026 ही रहेगा, जो कि हिंट के लिए पर्याप्त है। अब आगे हम चलें तो यहाँ पर जो सेकंड आ रहा है वो कॉमन यूआरएल प्रॉब्लम है।
तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप यूआरएल देख पा रहे होंगे कि एग्जाम्पल एसईओ ट्रेंड्स फॉर लॉ मार्केटिंग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई एरर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक यहाँ पर है कि यहाँ पर एक हाइपन नहीं लगा है। तो इसमें यूआरएल क्या बनता है, जब आप हाइपन नहीं लगाते हो तो यूआरएल आपका बन जाता है इस टाइप का। सॉरी, यदि आप स्पेस को यदि आप हाइफन या डैश को यूज नहीं करोगे तो यूआरएल में ये %2 आने लगेगा, 20 आने लगेगा। तो इसको आपको ध्यान देना है, और आपको मेक श्योर ये वाली गलतियां नहीं करनी है, आपको हाइफन लगाना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ऑटो जनरेटेड यूआरएल फ्रॉम H1 टैग। तो जब भी आप नया पेज बनाते हो, खासकर वर्डप्रेस में, तो ऑटोमेटिकली वो यूआरएल बन जाता है। जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हो तो उसका जो H1 रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, और उसको एज इट इज आप यूज कर लेते हो, वो आपका यूआरएल है। वो बहुत गलत बात है। आपको मैन्युअली करके वहां पर एडिट करना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्लॉग ओपन करा, ठीक है, और इसका मैंने H1 कॉपी कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस में, यहाँ पर आ जाऊंगा ऐड पोस्ट पे, या आप अपने पेजेस सेक्शन में भी जा सकते हो, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं ऐड पोस्ट पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल जो मैंने कॉपी करा है H1 उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और जो भी कंटेंट आप ऐड करते हो वो नीचे आ जाता है, और यहाँ से हम डायरेक्टली इसको पब्लिश कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ इसे, और ये व्यू पोस्ट हम देखेंगे इसका। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसने एज इट इज जो जैसा H1 दिया है वैसे ही हमने इसका यूआरएल बन गया। तो इसको आपको एडिट करना चाहिए, या आप इससे पहले भी जब आप पोस्ट करते हो यहाँ पर एक सेक्शन आता है, आप एडिट कर सकते हो, लेकिन हम ये करते नहीं है। तो ये कॉमन इश्यू है। आप आपके टाइटल के हिसाब से यूआरएल ना बनाएं। ओके, आप अपने मैन्युअली तरीके से या चैट जीपीटी की मदद से आप बोल सकते हो, वहां पर आपकी मदद कर देगा चैट जीपीटी। तो उस तरीके को आपको यूज करना है, ना कि आपकी जो H1 टैग है एज इट इज आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, आगे आते हैं। और मल्टीपल यूआरएल फॉर सेम कंटेंट, ये इशू खासकर ई कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। मैं बताता हूँ कि ये इशू में क्या क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेके चले। मान लो कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर कैटेगरीज वेबसाइट भी उसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि शू हो गया, टी शर्ट हो गया, पेंट्स हो गई, अलग अलग। अब उसमें प्रोडक्ट्स भी होंगे, है ना। तो होता क्या है, जब आप एक प्रोडक्ट को ओपन करते हो सकता है एक यूआरएल ऐसा बन रहा हो, है ना, जहां पर example.com जो कि ये डोमेन है, उसके साथ में शू आ रहा है जो कि उस कैटेगरी को लेके आ रहा है, और एक रेड शू, ये एक सिंगल प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है example.com रेड शू। ओके, तो यहाँ पर दोनों जब आप ओपन करते हो तो एक ही प्रोडक्ट दिखाई देता है। ओके, यूआरएल में सिर्फ यहाँ पर एक कैटेगरी आ गई है, और यहाँ पर कैटेगरी नहीं है, लेकिन सेम कंटेंट आ रहा है। इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ओपन करा है, और यहाँ पर नीचे सेम ही प्रोडक्ट है। यूआरएल में सिंपल यहाँ पर आपको कलेक्शन आ रहा है। ओके, और यहाँ पर एक जगह कलेक्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो सिंपल ये बात है कि कंटेंट सेम है, बस यूआरएल अलग अलग हो रहा है। तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये ई कॉमर्स में इश्यू आने लगता है कि सेम यूआरएल सेम कंटेंट के दो यूआरएल बनने लगते हैं।
तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कंटेंट एक है लेकिन उसके दो यूआरएल हो गए। मान लो आपके पास 500 प्रोडक्ट हैं, ओके, और उसके 1000 यूआरएल बन जाएंगे, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का ये है कि आप सिंपल जो एक यूआरएल है जिसको भी आपको रखना है, उसमें आपको कलेक्शन डालना है, उसमें कैटेगरी डालना है, तो आप यूज कर सकते हो, या आप बिना कैटेगरी या कलेक्शन को भी आप यूज कर सकते हो, दोनों सही है। ओके, बट आपको एक ही यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना है। आगे हम चलते हैं। तो अब ये हमने यूआरएल समझ लिया, कॉमन प्रॉब्लम भी समझ ली। अब समझते हैं 200 स्टेटस कोड क्या होता है। ओके, जो नए लोग हैं वो ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये एक इशू नहीं है। ओके, आप इंटरव्यू में जाओगे या वहां पर पूछोगे, तो हर यूआरएल जब आप ओपन हो सकता है, वो चल सकता है, यूजर आ सकता है, उसको आप 200 स्टेटस कोड देते हो, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। आप इसको एक और बार आप इंस्पेक्ट करके इसको आराम से यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क टैब में आकर आप इसको रिफ्रेश कर लोगे एक बार। ठीक है। इस पेज के अंदर बहुत सारे आपको स्टेटस कोड दिखाई देंगे। तो इस पेज का भी एक स्टेटस कोड होगा यहाँ पर। यदि ये पेज 404 बताएगा या 301 बताता है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, है ना। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ओके, तो इस पेज को, है ना, जब पेज आराम से चल रहा है, यूजर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उस पेज को आप या उस यूआरएल को 200 स्टेटस कोड बोलोगे। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब 301 रीडायरेक्शन और 302 रीडायरेक्शन यूआरएल्स क्या होती है। जब हम आगे चलें, ओके, मान लो अब ये वाला यूआरएल हमारा बड़ा है। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप छोटा बना रहे हो, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ से इसको कॉमन वाला हटा दिया, या कॉमन की जगह इसको योर केस यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक है। अब ये मेरा यूआरएल छोटा हो गया। ठीक है। बट इसका पुराना यूआरएल क्या था, वो ये है। मैं यहाँ पर कॉपी करके फिर से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये न्यू यूआरएल है और ये ओल्ड यूआरएल है। अब मैंने अब जब मैं इस पेज को ओपन करूंगा तो ये क्या स्टेटस देगा, ये हो जाएगा आपको 404। अभी 404 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन अभी इसका ही है, तो दोनों को साथ में एक बार लेके चल लेते हैं। अ, जब आप इस यूआरएल को ओपन करोगे तो यूजर को क्या दिखाई देगा, 404। अब आप ये चाहते हो कि यार ये मेरा पुराना यूआरएल इंडेक्स हो सकता है ना, और इस पेज को मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कम नहीं करनी है। ओके, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, 301 रीडायरेक्शन लगा दो। तो यूजर जब भी इस पेज को ओपन करेगा, वो इस पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसी ऑटोमेटिक को रीडायरेक्शन बोला जाता है। अब रीडायरेक्शन भी दो टाइप्स के हो जाते हैं। जब हम रीडायरेक्शन को पढ़ेंगे तो मैं उसे वहां पर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर हम यूआरएल तक ही चलते हैं। जब आप रीडायरेक्शन वाला यूआरएल देखते हो तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। ओके, आई होप आपने इसे समझा होगा। इसके साथ जब आप 404 यूआरएल कहते हैं, ओके, तो वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम यही होती है जब यूआरएल डिलीट हो जाता है या पेज डिलीट हो जाता है, या किसी की गलती की वजह से यूआरएल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और पुराना यूआरएल ओपन होता है। ओके, और वहां पर यूजर को दिखाई देता है कि ये पेज अवेलेबल नहीं है सर्वर पे, तो उसको क्या स्टेटस कोड मिला जाता है, 404 का। ओके, तो इसको ही आप यूआरएल को 404 बोलते हैं, सिंपल ये बात है। जब आप 404 या रीडायरेक्शन वाली क्लास देखोगे तो मैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ
आपको बता पाऊंगा कि कैसे 404 लिंक्स को ढूंढा जाता है, कैसे उन्हें फिक्स करा जाता है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और लास्ट में 500 स्टेटस कोड को देख लेते हैं। तो जब सर्वर एंड से कुछ प्रॉब्लम में आने लगती है तो यूजर को दिखाई देता है 500 स्टेटस कोड। ओके, ये किसी की गलती से नहीं होता है, बस सर्वर डाउन हो जाता है या सर्वर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है, उस तभी ये इशू आता है। तो इसमें सिंपल आपको करना रहता है कि आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से आपको बात करनी पड़ती है और उन यूआरएल को या अपने डोमेन को आपको उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पर मुझे सर्वर एरर आ रहा है। आई होप ये यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही।